हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इस अनसॉल्व पेपर और इस नए क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण है जो बार बार आए हैं और जिनके आने के चांस है उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लिख रखा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनको हम सॉल्व कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन, बढ़िया अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। आइए इसको समझते हैं। जब कभी भी आप ये बात याद रखिए, जब कभी भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो सदैव और सदैव लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लवण बनेगा और क्या बनेगा भैया? आपका हाइड्रोजन गैस। आइए इसको समझते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ जिंक, तो हम यहाँ जिंक ले रहे हैं Zn। अम्ल H2SO4 बोल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमने H2SO4 लिख लिया। इसकी अब क्रिया कराएंगे। देखिए जिंक और यहाँ पर SO4 ये प्लस ये माइनस बना देगा आपका Zn SO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाएगा भैया? रिलीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो आप अब हमेशा याद रखना, जब कभी भी धातु हो, अम्ल हो, अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा। और ये आपकी जो रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ये आपका कौन सी रिएक्शन है भैया? जानते हो? ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आगे वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, पीछे वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो उम्मीद करते पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि आप जानिए पहले विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो FeCu से क्या है? ऊपर है, तो FeCu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और इसके साथ अपना क्या हो जा रहा है? खुद बैठ जा रहा है। तो इसलिए आपकी कौन सी क्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया होगी भैया? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और आइए बात करते थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? देखिए Mg और जिंक, Cu, Pt और Hg। देखिए ध्यान से, आप जब सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो उसमें आपने ऐसे करके याद किया होगा। लेकर कल्लू ने कार मांगा और जिसका फूटा शीशा ACU Hg Ag, ऐसे करके आपने याद किया होगा। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करती है? नीचे वाली धातुओं को उससे क्या कर देती है? विस्थापित कर देती हैं। आपने पढ़ा होगा। हम बगल सक्रियता श्रेणी का इमेज लगा देंगे। देखिए ध्यान से, तो जिंक और Mg हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। जबकि Cu, Hg, Pt ये सब हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, विस्थापित नहीं कर पाएंगे। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धामन सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसका यूज करते हैं भैया? धामन सोडा की। किसका यूज करते हैं? धामन सोडा की। आइए इनके सभी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए पहला कह रहा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग जो सोडा होता है इसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। ये आपका क्या? बेकिंग सोडा, या इसी का आप मीठा सोडा भी कहते हैं, और नहीं तो आप इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला होता है भैया आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका धावन सोडा है। आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 10 अणु मौजूद होते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा था? विरंजक चूर्ण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इसका फार्मूला, क्योंकि केमिकल फार्मूला भी पूछता है। तो हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यही आपका क्या? विरंजक चूर्ण होता है। आइए बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है यहाँ पे
CaSO4 इंटू हाफ H2O ये आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। क्या होता है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धामन सोडा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमने जितना आपको क्वेश्चन बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से भैया, कह रहा है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है भैया, अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला आपका क्या होता है, SO2 होता है। क्या होता है भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला। और SO3 ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनकी दोनों की प्रकृति कैसी होती है भैया, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय। और आपको एक बात बता दें, आपने पढ़ा होगा धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। क्या पढ़ा होगा भैया, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं लेकिन बोल दे रहे हैं आप, सुन लीजिए। धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है भैया, कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब धात्विक ऑक्साइड क्या है, अगर धातु के साथ ऑक्साइड जुड़ा हो तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और अगर आधातु के साथ, यहाँ पर देखिए सल्फर आपका आधातु है, आधातु के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ा हो तो उसे हम आधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और आधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। इसलिए ये और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भैया, अम्लीय हैं। क्या है, अम्लीय। आइए इसके आगे देखते हैं भैया। 60वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, या इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, या एक कार्बनिक अम्ल है, या एक अकार्बनिक अम्ल है। तो आइए जानते हैं एस्टिक अम्ल किसमें हो जाएगा, इसमें आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। देखिए एस्टिक अम्ल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है आपका CH3COOH। ये आपका क्या है, एस्टिक अम्ल है। क्या भैया, एस्टिक अम्ल का फार्मूला है। इसका यूपीएससी नाम बात करें तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है भैया, एथेनोइक अम्ल होता है। और आपसे कोई पूछ ले एस्टिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, बॉन्ड COOH पाया जाता है। कौन सा भैया, बॉन्ड COOH। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी। आइए 7 नंबर देखते हैं सवाल। कह रहा है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो आपकी निकलती CO2 गैस। आइए समझाते हैं कैसे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, देखिए कह रहा बेकिंग NaHCO3, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा भैया धावन सोडा, Na2CO3 प्लस में आपका जल बनेगा, प्लस में CO2 गैस रिलीज होगी। क्या होगी भैया, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। तो कौन सी गैस निकलती है भैया, CO2 गैस निकलती है। आइए उसके बाद देखते हैं भैया, यहाँ पे कह रहा है अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। क्या बनता है आपको बताना है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, अगर कभी भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है भैया तो सदैव और सदैव आपका क्या बनाएगा, लवण। क्या बनाएगा भैया आपका, लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम भैया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पर HCl आपका क्या है भैया, अम्ल है। और यहाँ पे मान लेते हैं NaOH, आपका भैया क्या है, NaOH, ये आपका क्या भैया, क्षार है। क्या है, क्षार है। और अम्ल और क्षार मिलकर आपका क्या बनाएगा, लवण। देखिए Na और Cl बना देगा भैया आपका, क्या कहते हैं यहाँ पे, NaCl। क्या बना देगा आपका, NaCl। यहाँ पे देखिए Cl, NaCl। H और OH बना देगा आपका H2O। तो इससे हम क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आपसे आती है भैया कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये बताओ ये आपका क्या बनेगा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है भैया आपका, तो ये हो जाएगा लवण और जल, लवण और जल। आइए बात करते हैं उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। आइए बताते हैं। तो जो क्षारक है आपका, यहाँ पे क्षारक मान लेते हैं, यहाँ पे कोई अगर क्षारक है मान लेते हैं यहाँ पे, और हल्दी है। हमने इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाया है बच्चों के साथ ऑफलाइन सेंटर पर। जब क्षारक मान लेते हैं NaOH,
और हल्दी की आप रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका हमेशा बनता है इसका कलर लाल भूरा। कैसे बनता है? भूरा लाल। कैसे बनेगा? भूरा लाल। कैसे बन जाएगा? भूरा लाल। और हल्दी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक क्या भैया? सूचक है। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसमें हल्दी आ जाता है, लिटोस पेपर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए 10 नंबर देखते हैं। अब 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका अम्लीय लवण है? यहाँ पर देख लीजिए अम्लीय लवण। अम्ल आपने अगर आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा पढ़ा है तो वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो देखिए ध्यान से NaCl आपका लवण है। क्या भी आपका लवण है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और बात करते हैं Na2SO4। Na2SO4 देखिए इसमें ये छैये नहीं है तो अम्ल कैसे हो सकता है? तो नहीं होगा ना भैया। इसका नाम है, नाम बता दे रहे हैं आप, याद कर लेना, सोडियम सल्फेट। और इसका नाम यहाँ पर भी देखिए H नहीं है तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। देखिए इसमें H है क्योंकि हमने पढ़ा आ रही है इसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। तो इसमें H पाया जा रहा है इसलिए आपका क्या है? अम्लीय लवण। इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आप यहाँ देख लीजिए, इसके आगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कह रहा है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमने सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही लिया है। देखिए ध्यान से, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज। क्या होता है भैया? +2 चार्ज होता है कैल्शियम। और देखिए फास्फेट, फास्फेट पर होता है PO-3 और नीचे होता है 4। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे भैया तो हो जाएगा यहाँ पे CA3 और ये PO4, ये दो यहाँ पर हो जाएगा इसका होल टाइज। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके आगे देखते हैं। अमलगम होता है। अमलगम होता है उपधातु होता है कि मिश्र धातु होता है कि यौगिक होता है विषमांगी मिश्रण होता है? उपधातु के बारे पहले जान लेते हैं। उपधातु कैसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाए। धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं भैया? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं? आपके उपधातु। आइए वो बता देते हैं। अमलगम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। क्या होता है भैया? मिश्र धातु। आइए बताते हैं मिश्र धातु की परिभाषा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मिश्र धातु। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल। क्या हो जाएगा भैया आपका? पीतल। पीतल, कांसा, ये सब आपके क्या है भैया? मिश्र धातु है। क्या भैया? मिश्र धातु। पीतल में क्या होता है? पीतल में क्या होता है इसको याद करने का तरीके, पिताजी। क्या होता है? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिता मतलब तांबा होता है इसमें। और क्या होता है भैया? जिंक। क्या होता है भैया? जिंक। क्या होता है आपका? जिंक। कोई पूछे पीतल मतलब किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भैया। कह रहा है यहाँ पे साधारण ताप पर द्रव धातु है। अगर धातु पूछता है तो हो जाएगा आपका मरकरी। अगर यही पूछ लेता अधातु तब आपका हो जाता ब्रोमीन। क्या हो जाता भैया? आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। आइए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर कह रहा उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O, MgO, P2O। देखिए ध्यान से, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर ZnO ये आपका क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या हो जाएगा भैया? आपका उभयधर्मी ऑक्साइड राइट आंसर। आइए बात करते हैं 15 नंबर सवाल की। 15 नंबर सवाल कह रहा है आपसे कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अथवा वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड परिवर्तित करने की क्रिया है निस्थापन, भर्जन, प्रगलन, अयस्क का सांद्रीकरण। तो ये आपका होता है निस्थापन। क्या होता है भैया? आपका निस्थापन होता है। क्या होता है आपका? निस्थापन। आइए आपको समीकरण की सहायता से हम इसको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ले रहे हैं ZnCO3। ये आपका क्या है? जिंक कार्बोनेट है। क्या भैया? क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसका निस्थापन
करा रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं। तो ये किसमें चेंज हो जा रहा है भैया, ऑक्साइड में। किसमें चेंज हो जा रहा है, ऑक्साइड में। तो ये आपका बना देगा ZnO, ZnO, ये आपका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। और आपका बन जाएगा भैया CO2 गैस, CO2 गैस। तो ऑक्साइड, कार्बोनेट का ऑक्साइड में परिवर्तन होना ये क्या कहलाता है भैया, निस्थापन। क्या कहलाता है, निस्थापन। यहाँ देखिए कार्बोनेट है, ऑक्साइड में चेंज हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, निस्थापन। क्या हो जाएगा भैया, निस्थापन। आइए उसके आगे देखते हैं। कह रहा है ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है, ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो आप बना लीजिए ब्यूटेनॉल। आपने आईपीएससी नेम चैप्टर पढ़ा होगा, मेथेट प्रो ब्यूट। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। कितना होता है भैया, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट हो गया भैया। नॉल मतलब आपका ऑल यहाँ पर आ रहा है, एल्कोहल समूह है। कौन समूह है भैया, एल्कोहल। हमें 2 नंबर पर क्या लगा देना भैया, OH। क्या लगा देना है, OH। क्या लगाना है, OH। आइए इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पहले से, 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए भैया कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 10। हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, 10। ऑक्सीजन कितना है, 1। आइए हम काउंट करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन देखिए, सॉरी 4 कार्बन, तो यहाँ लिख लेंगे 4 कार्बन। हाइड्रोजन गिनते हैं, यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, H10 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। आइए इसके आगे देखते प्यारे भैया। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, उसको हम उस पर वीडियो बना देंगे। आइए देखते हैं उसके आगे। कह रहा है एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर C2H2 एथीन, या फिर C2H4 मतलब एथेन। क्या होगा भैया आपका, एथेन। कोई दिक्कत, आइए बताते हैं यहाँ पे। एथेनॉल, एथेनॉल के बारे में आइए थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर C2H5OH, यही आपका क्या भैया, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। इसी को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एथिल एल्कोहल, एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एथिल अल्कोहल। अगर कोई पूछ ले आपसे एथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो एल्कोहल पाया जाता है। कौन सा भैया, एल्कोहल पाया जाता है। देखिए ध्यान से, इसके बनाने की विधि भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना। देखिए भैया कह रहा है C2H5OH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना भैया, धातु के साथ। किसके साथ कराना है, धातु के साथ। यहाँ पर ये धातु आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा भैया, बना देगा आपका C2H5ONa। इतने का नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है भैया, सोडियम एथॉक्साइड। और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं भैया आपका 18 नंबर सवाल की। 18 नंबर सवाल कह रहा है आपसे प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। आइए सभी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आप खुद बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर कहीं OH लगा है भैया तो ये आपका होता है एल्कोहल। क्या होता है भैया आपका, एल्कोहल। अगर कहीं CHO लगा है भैया, क्या लगा है, CHO, तब ये आपका होता है एल्डिहाइड। क्या होता है भैया, एल्डिहाइड। क्या होता है भैया, एल्डिहाइड। अगर कहीं बॉन्ड COO लगा है तो इसे हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं भैया, कीटोन। और लास्ट में अगर कहीं COOH लगा है तब इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाए भैया, राइट आंसर। आइए 19 नंबर देखते हैं भैया। क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कार्बन, कार्बन में ही श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कार्बन से संबंधित कुछ बातें बता दें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भैया, 4 होती है। और देख लीजिए भैया 20 नंबर सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पे एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजी बंध होंगे। देखिए ध्यान से, एथेन, एथेन को हम बना के आपको समझा दे रहे। 1 कार्बन 2 कार्बन, हाँ भैया, क्योंकि एथेन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ बना दिए भैया। अब इसके संयोजकता जोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए तो देखिए इसमें जितना बॉन्ड लगे होते हैं भैया वही उसके क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक। गिन लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा भैया आपके 7। क्या हो जाएंगे, 7। ऑप्शन नंबर
भी उम्मीद करते भैया हमने जितने 20 वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सभी 22, 23, 24 और 25 में पूछे गए थे। आप इनको देख लेना। इसके सेकंड पार्ट में और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स या बायोलॉजी केमिस्ट्री देख लेंगे। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर हो सके। आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आंसर पेपर PYQ लगाइए। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।